नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टैंड। मैं रणविजय सिंह और आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। आप लगातार सुन रहे हैं कि जो मामले हैं लगातार चाहे वो देश में हो चाहे वो यूपी में हो, वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसी पे हम समझेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है और ये किस तरीके से काम कर रहा है, किनको खास करके कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये इस बीच में बढ़ा है। हमारे साथ में डॉक्टर अमित केसरी हैं, ये न्यूरो एनटी स्पेशलिस्ट हैं संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, लखनऊ में। तो इनसे हम जानेंगे कि ये जो ब्लैक फंगस है उसके बारे में वो क्या जानते हैं और हमें क्या बता पाते हैं उस बारे में। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, ये जैसे है म्यूकोरमाइकोसिस एक नाम है फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्शन का। तो इसके बारे में अभी बड़ी चर्चा चल रही है अभी हाल फिलहाल में कि लगातार ये ब्लैक फंगस के मामले हम इतनी तेजी से मतलब जैसे देख रहे हैं बढ़ते हुए। तो पहले तो आप ये बताएं कि ये है क्या आखिर में। ये म्यूकरमाइकोसिस एक तरीके का फंगस है। हम्म। और फंगस को अपनी नॉर्मल भाषा में हम फफूंदी बोलते हैं। हम्म। तो जैसे हमारे 3 तरह के ह्यूमन इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल हम्म। वायर इन्फेक्शन के बारे में सबको पता होगा। वायरल इन्फेक्शन हम कोविड देख रहे हैं, हम्म। ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। हम्म। ये फंगल इन्फेक्शन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में नहीं होता है। ये तब होता है जब आपकी इम्यूनिटी लो हो, हम्म। शुगर हाई हो हम्म। और साथ में किसी भी कारण से आपको काफी लंबे समय से स्टेरॉइड दिया जा रहा हो। तो ये 3 चीजें हैं कि इम्यूनिटी लो होना, हम्म। स्टेरॉइड और शुगर का होना। हम्म। तो ये 3 चीजों के कारण ये इन्फेक्शन होता है। पहले भी, कोरोना से पहले हम्म। ये इन्फेक्शन होते थे, पर हम्म। इनकी मात्रा साल में 2 या 4 होते थे। और उन्हीं मरीजों को होते थे जिनको बहुत ज्यादा हाई शुगर और साथ में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता था, वरना किसी मरीज को नहीं होते थे। हम्म। इस बार कोरोना में हम ये देख रहे हैं कि ये बहुतायत में पाया जा रहा है। हाँ। ये जैसे इस बीच जो ये मामले बढ़ने की आप बात कर रहे हैं कि कोरोना के बीच में जो ये मामले बढ़ रहे हैं, आखिर में क्या वजह, इसके पीछे क्या है, क्या वजह है ऐसी कि इस बीच में ये उभर कर मामले आ गए। जैसे आप बता रहे हैं इससे पहले भी मामले आ रहे थे, रेयर थे। अभी क्या स्टेटस है इसका, अगर कुछ इस बारे में बता सकें। तो कोरोना में देखिए, एक तो इम्यूनिटी डाउन होती है आपकी। दूसरा जो है, स्टेरॉइड इसका एक इलाज है जब आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, वो लेनी पड़ती है। तीसरा ये है कि कोरोना के कारण एक सीरम फेरेटिन होता है जो एक इन्फ्लामेटरी एंजाइम होता है, फ्री आयरन बोलते हैं ये इसको। हम्म। वो इस फंगस को ग्रोथ के लिए शुगर चाहिए और फ्री आयरन में ये अच्छा ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ मीडियम इसको अच्छा मिल गया है। और अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है और आपने शुगर को कंट्रोल नहीं किया, या आपको पता नहीं है आपका शुगर डिरेंज चल रहा था, आपने जांच भी नहीं करवाई है और आपने स्टेरॉइड थोड़ा ज्यादा लिया है, तो इससे ये आगे बढ़ रहा है। हाँ। तो ये इसकी जो एंट्री होती है वो नाक के या लंग्स में होती है, क्योंकि हम्म। ये इन्वायरमेंट में हर जगह अवेलेबल है। हम्म। तो एक बार आपके नाक में आने के बाद इसको मीडियम अच्छा मिल जाने के कारण ये ग्रोथ बहुत तेजी से कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है जो लोग एडमिट हो रहे हैं उनमें ये मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि जो लोग एडमिट हो रहे हैं उनके साथ में। देखिए, जो एडमिट हो रहे हैं उनको ऑब्वियसली उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तब उनको भर्ती करना पड़ रहा है। तो उनको ऑक्सीजन भी मिल रही है, साथ में स्टेरॉइड भी देना पड़ता है, क्योंकि वो भर्ती वाले इलाज में वो देना ही पड़ता है। हम्म। दूसरा ये है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं किया गया उस टाइम तो दिक्कत हो रही है। और कुछ पेशेंट जो हैं, जो होम आइसोलेशन पे भी डायबिटिक और जो शुगर वाले हैं, वैसे भी कुछ मरीज आए हैं। हम्म। उनकी संख्या कम है, पर ज्यादातर अस्पताल में जो मरीज एडमिट थे उनमें है। हम्म। पर ये कह सकते हैं 70-80% अस्पताल वाले मरीज और 10 से 20% होम आइसोलेशन वाले मरीज। इसके बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं सर, जो लोग हैं कैसे इसके बचाव देखिए, के इसका तरीके हो सकते बचाव का तरीका यही है कि अगर आप अपना शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, चाहे भर्ती मरीज हैं तो भी उनका शुगर कंट्रोल में रखा जाए, हैं। हम्म। और जो घर पे होम आइसोलेशन में है उनका भी शुगर कंट्रोल में रखा जाए। दूसरा,
स्टेरॉइड का इस्तेमाल जब तक जरूरी ना हो, ऑक्सीजन की कमी एक लेवल पे होने के बाद ही डॉक्टर की सलाह से कम ड्यूरेशन के लिए करें। ये इंपॉर्टेंट है, यही इसका बचाव है। तीसरा बचाव ये है कि आप नाक में नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स डाल सकते हैं, नाक की जल नीति से धुलाई कर सकते हैं, ताकि अगर फंगल स्पोर आया भी तो वो वॉश आउट हो जाए, थोड़ा ह्यूमिडिफिकेशन बना रहे नाक के अंदर, ड्राइनेस ना हो, क्योंकि जब ऑक्सीजन हम देते हैं तो उससे नाक और मुंह में ड्राइनेस हो जाता है। ये एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि सर ये कितनी तेजी से अटैक करता है, अगर कोई व्यक्ति है उस पर कितनी तेजी से इसके बढ़ने के चांसेस हैं, और फिर तब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि डायग्नोस का जो मामला है कितना जल्दी ये चीज पकड़ में आनी चाहिए, थोड़ा अगर उस बारे में बता सकें। जी, सही बात कहा आपने। इसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहले तो नाक में आता है ये, फिर साइनस में जाता है, फिर आंख में और ब्रेन में। इसका इलाज बहुत प्राणिक तरीके से हो सकता है अगर हम इसको नाक और साइनस के स्टेज में ही पकड़ लें। तो इसके जो अर्ली सिम्टम है, वैसे नाक में बंद हो जाना, नाक से ब्लडी डिस्चार्ज आना, ब्लड के साथ डिस्चार्ज आना, ठीक है, चेहरे पे सूजन आना, और साथ में दर्द होना, नमनेस हो जाना, और आंखों में सूजन आना, आंख की रोशनी में कमी होना, ये सिम्टम्स अर्ली स्टेज में होते हैं। या फिर जबड़े में कहीं ब्लैकनिंग दिखाई देना, कोई टीथ लूज हो जाना, ये सारे सिम्टम अर्ली सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा किसी पेशेंट को है तो उसको जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस मीन्स गुड ट्रीटमेंट पॉसिबल। वही जब बीमारी आंख में काफी अंदर तक चली गई, आंख से ब्रेन कनेक्टेड होता है, उधर चली गई, या पूरा ब्रेन में है, तो ये डिजीज काफी सीरियस हो सकती है, और मरीज को इलाज करने के बाद भी अपना जान खोने की संभावना रहती है। तो पहले तो प्रिवेंशन है, अर्ली डायग्नोसिस है, तो बेटर ट्रीटमेंट। मेडिकल में यही है, अर्ली डायग्नोसिस अगर आप किसी भी बीमारी का कर पाते हैं तो उसके ट्रीटमेंट बेटर हो पाता है। इसी से जुड़ा एक सवाल है सर कि अगर मान लीजिए कि ऑपरेशन किसी का होता है, अर्ली डायग्नोसिस होने के बाद ऑपरेशन इस चीज का होता है, तो क्या फिर से उसके चांसेस हैं कि ये जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ये फिर से उस पर धावा बोल सकता है, या फिर इसकी वजह से, इस ऑपरेशन की वजह से और भी कुछ बीमारियां उस पर धावा बोल सकती हैं? इसके क्या चांसेस हैं? नहीं, देखिए, इसमें कैसा है कि इस बीमारी का इलाज फंगस है, तो एंटी फंगल थेरेपी है, राइट। सर्जरी का रोल यही है कि जो डेड टिश्यू हो गया है ऑलरेडी, और जहां से फंगस घुसा है, सर्जरी करके उस हिस्से को निकाला जाए, ताकि दवाइयां, एंटी फंगल दवाइयां अच्छे से काम कर सकें। एंटी फंगल दवाइयां तभी अच्छे से काम करेंगी जब हम सर्जरी करके वो डेड टिश्यू को निकाल देते हैं, क्योंकि ये एंटी फंगल दवाइयां ब्लड के थ्रू जाती हैं, जिस जगह पे ब्लड नहीं पहुंचेगा मेडिसिन नहीं पहुंचेगी। सो सर्जरी का रोल ये है कि वहां से सर्जरी निकालने के बाद जो है, कई बार 100% निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप 80% 90% जितना मरीज को नुकसान कम करते हुए निकाली जाती है, फिर एंटी फंगल थेरेपी दी जाती है, रिस्पॉन्स देखा जाता है। नहीं तो 2 या 3 बार भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है, पर यूजुअली 1 या 2 बार में हो जाता है। उसके बाद भी जो मरीज थोड़ा ज्यादा सीरियस हैं, या कोविड इन्फेक्शन जिनको पॉजिटिव है, उसमें बीमारी थोड़ी देखी गई है, जो हमारा भी एक्सपीरियंस है पिछले 20 केसों का, कि ये तेजी से बढ़ती है। तो ये 2-3 चीजें हैं, पर ऐसे इस ऑपरेशन के बाद और कोई प्रॉब्लम होने के चांस नहीं होते हैं। पर जो कोविड रिलेटेड और प्रॉब्लम है, जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, म्यूकरमाइकोसिस इज वन ऑफ देम, और ब्लैक फंगस इज वन ऑफ देम। पर जैसे मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बताए गए हैं, लंग्स की प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट ऑफ म्यूकरमाइकोसिस हो सकती है मरीजों को। एक इसमें एक जीवन रक्षक इंजेक्शन की एक बात हो रही है कि वो इंजेक्शन आपको अगर जल्दी मिल जाए तो उससे शायद आपको बेनिफिट हो सकता है। इस इंजेक्शन का थोड़ा सा अगर आप कुछ बता सकें कि क्या क्या काम रहता है? ये जो इसमें देखिए 3 तरीके की दवाइयां काम करती हैं। एक है इंजेक्शन, जो जीवन रक्षक आप बोल रहे हैं, एम्फोटेरेसिन बी। सो एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन जो है वो हम लोग इसमें देते हैं, और अराउंड 10 to 14 डेज की थेरेपी होती है। वो ना होने पर हमारे पास 2 दवाइयां हैं, एक बोलते हैं पोसाकोनाजोल और दूसरा इसावोकोनाजोल। ये दोनों दवाइयां थोड़ी महंगी हैं और अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, पर ये दोनों भी सेकेंड लाइन ड्रग आप बोल सकते हैं। फर्स्ट लाइन इज
लिपिड फॉर्मुलेशन ऑफ एम्फोटेरेसिन बी। अच्छा। एक चीज़ और है कि क्या इसमें ऐसा भी है कि अभी तक तो ये बात हुई कि जिसकी डायबिटीज़ है उसको होने के चांसेस हैं। क्या ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिसमें डायबिटीज़ ना हुए हों, उसके बाद भी ये हो सकता है? ऐसा कुछ है? देखिए जैसे जो अभी तक हमको ज्यादातर पेशेंट मिले हैं, 90% पेशेंट वो डायबिटिक मिले हैं, या उन्हें पता नहीं था कि शुगर है, हुँ, क्योंकि एक HB1AC होती है जिससे हम 3 महीने का शुगर देखते हैं। हुँ, वो ज्यादातर मरीजों में 9 या उससे ऊपर पाई गई है, 10, 11, 12, 13, 14। इसका मतलब हाई शुगर था उन्हें हुँ, रिसेंट पास्ट में। हुँ, तो और या फिर जिनको हाई डोज स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का एक साइड इफेक्ट होता है कि ये शुगर बॉडी में बढ़ाता है। हुँ, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें मिले हैं। हुँ। ऐसा अभी तक नहीं मिला है कि इसको स्टेरॉइड भी नहीं मिला हो और शुगर भी ना हो और उसे ब्लैक फंगस हो जाए या म्यूकरमाइकोसिस हो जाए। अच्छा, तो ये है कि अगर ये तो जैसे कि इसी में एक वो आता है कि बहुत से अस्पतालों में स्टेरॉइड्स का बहुत जल्दी पहले ही इस्तेमाल होने लगता है। तो क्या इसे भी एक बात चल रही है कि इसे भी थोड़ा-सा कम करना चाहिए? इस ओर आप क्या इस हाँ, देखिए इसमें कैसा है कि स्टेरॉइड काम करती है और उससे मरीज को रिलीफ भी मिलता है और बाद में भी अच्छा रहता है, हुँ, बिकॉज़ वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हुँ, पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन को। पर उसके जो साइड इफेक्ट हैं उसके बारे में पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, और ये फर्स्ट वेव में भी हम लोगों ने यूज़ किया था, पर थोड़ा लिमिटेड यूज़ किया था, क्योंकि उस समय हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन की कमी वाले केसेस कम थे। इस बार ऑक्सीजन की कमी वाले केसेस ज़्यादा हैं और कई लोगों ने ओवर द काउंटर खुद से फार्मेसी से दवाई लेके खाया है, हुँ, या किसी रिश्तेदार ने खाया, उसको फ़ायदा हुआ, उससे पूछ के खाया है। हुँ, कई बार क्योंकि डॉक्टर के पास लोग पहुँच नहीं पाए जब हाइट ऑफ द उसमें, हुँ। तो उसके कारण स्टेरॉइड लोग लेते रहे और काफ़ी लंबे समय तक अननोइंगली भी और नोइंगली भी लेते रहे, क्योंकि उससे फ़ायदा बहुत था। तो ये रीज़न है कि इस समय ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। एक इसी इसी वजह से कि चूँकि इतना हाइप अभी केसेस के आए हैं अखबारों में भी, टीवी में भी तमाम चल रहे हैं। तो इसके भी पीछे लोगों में ख़ासा डर है। इसको कैसे देखते हैं आप? अगर कुछ आप बता पाएँ कितना ये जो डरना अभी जायज़ है इससे ये जो चूँकि इस वक़्त में आया है जब कोरोना का भी एक लोगों के बीच में डर है। तो और एक इस तरह देखिए की नई बीमारी हाँ। कैसा है कि अ, ये डर जो है काफ़ी हद तक मीडिया का भी क्रिएट किया हुआ है। मैं बोलूँगा, बीमारी का अगर हम प्रिवेंशन लें, पर मीडिया का एक रोल ये भी है कि इस बारे में बताएँ कि इसका प्रिवेंशन क्या है और अर्ली डायग्नोसिस क्या है। पर हमें ये समझ में आता है कि 2 पेशेंट मर गए, 4 पेशेंट मर गए, पर हमें ये ज़्यादा इस पे ध्यान देना है कि हम कैसे इससे बचाव करें और कैसे हम इसका अर्ली डायग्नोसिस करें। हम इस पे ध्यान देते हैं तो है, और कोरोना के अगर 1000 पेशेंट होंगे तो शायद 1 को म्यूकर होगा। हाँ, इतने, ये हाँ, मतलब आई मीन हज़ारों की संख्या में मरीज़ हो रहे हैं, पर जो म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट हैं वो फ्यू फ्यू में बी फ्यू हंड्रेड्स या बिलो 100 जैसे आप ये कह सकते हैं। सो लेस देन 1% के केसेस को ही चांस है, और उसमें भी वो सब ग्रुप को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें जिनको ऑलरेडी शुगर है और स्टेरॉइड देनी पड़ रही है, तो हम इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। प्रिवेंशन इज बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलोड बाय अर्ली डायग्नोसिस, पहले पता लग जाए बीमारी का। तो ये देखिए मीडिया में क्या होता है, जब केसेस बढ़ने लग जाते हैं तब आता है। और दूसरा ये है कि केसेस पहले भी फर्स्ट वेव में भी कई स्टेट्स में थे, यूपी में नहीं थे, पर गुजरात में थे, महाराष्ट्र में थे, दिल्ली में भी कुछ केसेस थे। सेकेंड वेव में केसेस अक्रॉस इंडिया बढ़े हैं, क्योंकि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कम हुई है काफी ज्यादा, काफी लोगों को स्टेरॉइड्स मिले हैं, और इंडिया में डायबिटिक पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सेकेंड नंबर पे है इंडिया में, और काफी पॉपुलेशन डायबिटिक है और प्रोन टू डायबिटिक है। तो ये भी रीजन है इसके पीछे। और ये थोड़ा कुछ जो वेरिएंट, जो कोविड का इंडियन वेरिएंट है, हुँ, इसका भी रोल इसमें थोड़ा है। अच्छा इसका भी रोल है इसमें? हम्म। अच्छा। एक इसी से ये एक सवाल है कि चूँकि कोविड एक संक्रामक बीमारी है, इस तरह से फैलती है। क्या लोगों में बीच में एक ये भी सवाल है, आम लोगों के बीच में कि क्या ये भी इस तरीके से फैल सकती है क्या छूने से या फिर साथ में बैठने से या फिर इस तरह से क्या ये भी बीमारी जो है? ये सवाल आपका बहुत जायज सवाल है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सवाल उठाया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये फंगस हर जगह है। आपके नाक में भी हो सकता है, मेरे नोज में भी हो सकता है, पूरे एनवायरनमेंट में फंगस है, सब जगह है।
और आज तक हम लोग 15 सालों से इस फंगस का इलाज कर रहे हैं, कभी किसी भी रिश्तेदार को नहीं हुआ। अच्छा। आई मीन हाँ, मदर से बेटे को नहीं हुआ और ना ही फैमिली में कभी किसी को हुआ। राइट, तो एक तो इम्पोर्टेंट ये है, पहले तो लोग रिश्तेदार साथ में रह के उनको सेवा भी करते थे, तो ये कभी भी एक से दूसरे मरीज को नहीं होता है। जी। राइट, तो एक जो भ्रांति फैली है कि ये ब्लैक फंगस एक आदमी को हो गया दूसरे को हो सकता है, ये कभी नहीं होता है। हम्म। घर में 4 लोग हैं, सबको कोविड हुआ, अगर किसी को ब्लैक फंगस का हो जाता है, शुगर थे और उनको काफी ऑक्सीजन की कमी हुई, उनको स्टेरॉइड देना पड़ा, तो बाकी लोगों को नहीं होगा, हम्म। जो लोगों को हाई शुगर्स नहीं है। तो दूसरा ये है कि हम प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं। एक प्रिकॉशन ये भी है कि हम मास्क पहने। हम्म। साधारणतः ये देखा गया है, मुझे कोविड हो गया, मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप मास्क पहनते हैं तो ये बैक्टीरिया फंगस आपसे दूर ही रहेंगे, जी। वो आपके मास्क पे ही आके आ जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में हर जगह है, आपके घर में होंगे, आपके अलमारी के अंदर होंगे। फंगस तो हर जगह यूबिक्विटस है, यूबिक्विटस मींस एवरीवेयर इन द एनवायरनमेंट। तो अभी अभी जो स्थिति बन रही है अगर जैसे आपने कहा कि एक मीडिया का एक हाइप क्रिएट हुआ है, वो उसके अलावा भी अगर छोड़ दें, अभी जो स्थिति बन रही है, जैसे आपसे केस आ रहे हैं, कितना चिंता का विषय आप देखते हैं इसे? देखिए, चिंता का विषय है अगर हमारे पास ग्रेड 4 में पेशेंट आते हैं, ब्रेन में ऑलरेडी अगर चला गया है, तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि इसमें फिर काफी है। पर अगर ग्रेड 1-2 में पेशेंट्स आते हैं जो कि अक्रॉस कंट्री अब आने लग गए हैं, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, यही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो हमारे को चैलेंज फेस हो रहा है वो थोड़ा शॉर्टेज ऑफ दीज ड्रग्स, क्योंकि ये ड्रग बहुत कम लोगों को इन्फेक्शन होता था, बहुत कम क्वांटिटी में बनाई जाती थी। अचानक से उसकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से सप्लाई आगे से बढ़ी नहीं। गवर्नमेंट ने कंपनीज को इंस्ट्रक्ट किया है और गवर्नमेंट अपने लेवल से कंपनीज से वो करके, ताकि ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, उसको वो करे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अब धीरे धीरे ये वो बढ़ रहा है। इसका जो है, हमें एंटी फंगल मिलना धीरे धीरे थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से चालू हो गया है। तो ये एक दो चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा तो एक और एक एक डॉक्टर के नाते मैं पूछना चाहूंगा, कितना टफ है अभी फिलहाल में ये कोविड के बीच में इस तरह के एक मरीज, क्योंकि अगर हो सकता है कि वो कोविड भी हो, उसके बाद भी उसको डील करना है, कैसे क्या आप कर रहे हैं, अगर कुछ इस बारे में बता सकें। देखिए, ये थोड़ा सा मेंटली ड्रेनिंग है हमारे लिए, क्योंकि कोविड के बाद पेशेंट रिकवर होता है और घर वालों को उम्मीद होती है कि अब मेरा मरीज ठीक हो गया है, पर उसे ये बीमारी हो जाती है। तो इसमें इसके मल्टीपल आयाम होते हैं, लंबा ट्रीटमेंट चलता है और किस स्टेज पे है वो हमें काउंसलिंग करना, और हमें भी थोड़ा अफसोस होता है अगर हम ग्रेड 4 स्टेज में कुछ अगर मरीज के लिए कर नहीं पाते हैं, या ऑपरेशन करते भी हैं तो अगर मरीज को दिक्कत रहती है तो प्रॉब्लम है। पर अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, ट्रीटमेंट मिल जाए, जो कि 60 से 70% केसेस में हम ऐसा बोल रहे हैं कि अर्ली डायग्नोसिस और गुड ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है। तो ये है, ये फैमिली के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमारे डॉक्टर्स में प्रोफेशन के लिए भी थोड़ा मुश्किल है कि है। और क्या है कि इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। कभी थोड़े न्यूरो सर्जन की जरूरत पड़ती है, कभी ईएनटी सर्जन, कभी आई सर्जन, कभी मैक्सिलोफेशियल सर्जन, कभी प्लास्टिक सर्जन। तो स्टेज 3-4 में थोड़ा सा मरीज के लिए डिफिकल्ट होता है, और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड यूनिट्स बनाई जाए जहाँ पे मरीजों का इलाज हो सके। लाइक हमारे यहाँ के जीएमसी में बन गया, एसजीपीजीआई में बन गया, और सारे मेडिकल कॉलेजेस में इसके लिए किया जा रहा है। सो देखते हैं आगे कैसा रहता है, पर यह है कि प्रिवेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी। ये इसका कुछ इलाज महंगा भी है अन्य उसके मुकाबले, मैं ये भी सुन पा रहा हूँ कि कुछ ऐसा भी कई जगह चल रहा था कि इलाज काफी जो एंटी फंगल दवाई यूज होती है वो थोड़ी महंगी थी, क्योंकि वो इतनी क्वांटिटी में कभी यूज नहीं होती थी है। पर जो इंडियन कंपनीज हैं उनकी दवाइयाँ सस्ती आती हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं उनकी थोड़ी सी महंगी आती हैं। सो जो इंडियन कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट ने बोला है प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए, हो जाएगी। थेरेपी लंबी होती है इसलिए महंगी होती है, हॉस्पिटल में लंबा ज्यादा रहना पड़ता है, तो अगर आप प्राइवेट में इलाज कराते हैं तो वो उसका भी खर्चा आता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ एंटी फंगल्स का खर्चा आता है और गवर्नमेंट एंटी फंगल दे रही है,
तो थोड़ा खर्चा कम रहेगा। पर यस, इट्स अ लिटिल लॉन्गर ट्रीटमेंट, एनी ट्रीटमेंट व्हिच इज लॉन्गर विल इनकर सम कॉस्ट टू द पेशेंट एंड देयर फैमिली। जी सर। शुक्रिया आपका इस पूरे जो भी फंगल इन्फेक्शन था इस पे अपना बताने के लिए कि ये क्या है और किस तरीके से अभी फिलहाल में ये काम कर रहा है। लोगों को जहाँ तक अभी मैं चीज़ें समझ पाया आपसे बात करके कि घबराने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी डायग्नोस हो सके चीज़ों को वो पकड़ सके और उनके सिम्टम को जान सकें, तो उतनी जल्दी इलाज जब शुरू होगा तो इससे बचा जा सकता है। और फिर जैसे मेरा एक मैसेज है, घबराए नहीं, विजिलेंट रहें। जी, घबराए नहीं, विजिलेंट रहें। तो इसी उसके साथ अब ये बातचीत ही खत्म करते हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ।